तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर। आप नंबर के बारे में क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई टाइप्स के नंबर होते हैं। यस सर। मैं अगर नंबर का बात करूं तो शुरुआत से करते हैं, चलिए, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। कोशिश करते हैं। क्या आप नेचुरल नंबर जानते हैं? नेचुरल नंबर क्या, कहां से शुरू होता है जरा बताओ। जीरो से। 1 से बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलता जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? जानते हैं सर। अब अगर इसी नंबर में एक नंबर जोड़ दिया जाए, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे चलता जाएगा, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ओके, तो ये तो बात रहा पॉजिटिव नंबर्स का। यस सर। 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ नहीं है। 0 इज नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। होल नंबर बोल सकते हैं। आगे एक सेक्शन और आएगा नंबर का, तब आपको और क्लियर होगा। इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है, ये तो रहेंगे ही। एक नंबर लाइन बना देते हैं, देखिए इंटीजर के लिए। ये 0 है मान लीजिए, इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे। और अगर 0 से कम आएंगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसा चलता जाएगा। तो ये जो नंबर्स आपको अब दिख रहा है, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। करेक्ट? समझ में आया? इंटीजर्स कितने टाइप के हो गए? देखिए ध्यान से। यहां से हमने बोला 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, 1 से लेकर के उधर जितना जा रहा है। और -1 से लेकर के इधर जितना जा रहा है, इसको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर। लेकिन 0 क्या है? ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गया है? ये सब आप पढ़े हैं क्लास 8, 9 क्लासेस में। हमारा मुद्दा अब ये है रियल नंबर ढूंढना। ठीक है, रियल नंबर तक पहुंचेंगे हम। उससे पहले ये बताइए, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसको आप लोग रट्टा मारे हुए होंगे, P/Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन था यहां पे क्या ना, ये जो Q है ये Q0 नहीं हो सकता, यही ना? ये कोई भी नंबर हो सकता है, ऑल रियल, सॉरी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 के अलावा कोई नंबर बैठा सकते हैं आप इसको। तो इसको हम क्या बोल देते थे? रेशनल नंबर। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 कोई भी आप डाल सकते हैं, लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ये पढ़े हम लोग। यस और नो? इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जरा बता सकते हैं? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? इर्रेशनल नंबर। आई होप समझ में आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो आपके सामने है √2, जैसे कि आपके सामने है √3, जैसे कि आपके सामने है √5। ये सब कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो फिर रियल नंबर क्या है?
ये पा लिए हम रेशनल नंबर। अरे यहाँ पे रेशनल नंबर बोलने का चक्कर में क्या यहाँ पे वन और टू के बीच में एक नंबर नहीं आ रहा, 1/2? अरे 0.5 रेशनल नंबर भी इसी लाइन पे है। तो क्या इर्रेशनल नंबर इस पे नहीं है कि नहीं? क्या √2 का वैल्यू जरा बता दो हमको। √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ जरा। 1.41 याद किए है कि नहीं? 1.41 का मतलब है कि यहीं पे कहीं पे है। 1.41 बोलो या √2 बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? अरे 1 और 2 के बीच में ही है, 1/2 भी और √2 भी। ये क्लास 9th की बातें हैं जो आपने पढ़ा है। मतलब इस नंबर लाइन में सारे नंबर्स जो भी लिखे हुए हैं वो रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। यस और नो? इस नंबर लाइन में सारे नंबर नहीं लिखे हुए थे जब हम इंटीजर्स लिख रहे थे। इसके बीच बीच में भी तो नंबर है। 1 और 2 के बीच में और कोई नंबर नहीं है क्या? 1.5 नहीं है, 1.4 नहीं है ना? तो सारे नंबर तो नहीं लिखे हुए रहते। लेकिन सारे नंबर को अगर लिख दिया जाए, जिसे रेशनल और इरेशनल सभी को लिख दिया जाए, तो जो मिलता है वो क्या है आपका? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर जो है वो कहां किसका किसका मिल करके होता है? रेशनल और इरेशनल को अगर मिला करके एक जगह लिखा जाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर। मतलब ये जो लाइन हमने बनाया, अगर हर नंबर इस पे लिख दे हम तो ये रियल नंबर लाइन है। दिस इज व्हाट? रियल नंबर लाइन। इसमें हर संख्या लिखी जा सकती है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो। ये नंबर लाइन पे सब कुछ लिखा जा सकता है। मतलब रियल नंबर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? रेशनल और इरेशनल को मिला करके क्या होता है? रियल नंबर होता है। समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। नंबर्स के बारे में आइडिया हो चुका है। अब एक थ्योरम पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक क्या होता है पता होना चाहिए। मैं लिखता हूं क्या पढ़ना है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भाई मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है अर्थमेटिक। जैसे मैथमेटिक्स के कई ब्रांचेस हैं पढ़ने के, जैसे ज्योमेट्री पढ़ते हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, उसी तरह अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में क्या पढ़ते हैं? नंबर्स के प्रॉब्लम। जैसे कि आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। जहां संख्या का खेल हो, आप उस खेल को समझिए। मैथमेटिक्स में उसको क्या नाम दिया है? अर्थमेटिक्स। क्लियर है? तो उसका एक फंडामेंटल थ्योरम है, उस चीज को हम समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए, इस थ्योरम को समझने से पहले हमें यह बात बताइए, क्या आप प्राइम नंबर्स जानते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, या 1 से डिविजिबल हो। 1 से तो डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो प्राइम नंबर्स के कुछ लिस्ट बताओगे जरा, फटाफट बताओ जरा। वाह वाह, कुछ एग्जांपल्स, मतलब जहां से शुरुआत होती है वहीं से बताइए। यस, कहां से कहानी शुरू होगी? 2, उसके बाद 3, 4 लिखने जा रहे थे। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7, उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 तो नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे प्राइम नंबर्स क्या है। हमें ये नहीं समझाना है, प्राइम नंबर्स आप जानते हैं पहले से। इस चीज को समझने के लिए प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कहना जा रहे हैं। अब ये चीज आपको समझना है। मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट एज इट इज, आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? फिर इस स्टेटमेंट को हम जो है समझेंगे क्या कह रहा है। बोल रहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी composite number can be expressed मतलब दर्शा भी सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, वो हम समझा देंगे।
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर का बात हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब होता है सभी से अलग, ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो सभी से अलग होगा। ठीक है, बात करेंगे। एक बात और जोड़ा हुआ है यहां पे, क्या ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order in which the prime factors occur, in which the prime factors occurs, prime factors occurs। इसका मतलब ये नहीं कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही सीक्वेंस आना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जरूरी नहीं है। ऐसे भी आ सकता है 2 इंटू 11 इंटू 3, ऐसे भी आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इस चीज को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। क्लियर है कि नहीं? फिर स्टेटमेंट को जो है, ये देखिए तो क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है स्टेटमेंट जो हमने लिखा है। ठीक है, ओके, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल में एक नंबर लेंगे हम, एंड दिस इज 32760, ये एक नंबर है। ठीक है सर, ओके। इस नंबर को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने आता है ना, इसका एलसीएम जस्ट कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम चेक करेंगे इसका फैक्टर निकाल करके भाई क्या हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैं यहां स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ठीक है, तो नंबर है हमारा, नंबर इज 32760, 32760, ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को लेकर के हम समझेंगे जो थ्योरी आपने अभी जस्ट लिखा था। इधर फोकस कीजिए सभी कोई। क्यों घूमा तुम उधर? नहीं, थोड़ा तो कोई बात नहीं है, रहने दो, बुक में लिखा हुआ आपका, हमने बोला ना अभी बुक से लिखा है। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आप जो है 32760 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एलसीएम निकालिएगा। क्या ये 2 से कटेगा? यस सर, लास्ट में 0 दिख करके ही दिमाग चमक गया। हाँ, 5 से भी कटेगा। तो पहले कोशिश करते हैं छोटा से काटने का। 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 हो गया, फिर 3 2 जा 6, 8 6 जा 16, 0 का 0 बैठा दिए। क्या अब 2 से कटेगा? यस सर। क्या हो जाएगा? 8, यस और नो? उसके बाद 1, उसके बाद 9, उसके बाद 0। क्या 2 से कटेगा? यस सर। 4 आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा? 0, और 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, नहीं कटेगा सर। लेकिन 5 है लास्ट में, तो 5 से कटेगा सर, है ना? क्या हो जाएगा? 5 अट्टे 40, सीधा सीधी कट गया। 9 उतरेगा तो 5 एकम 5, और 4 45, 5 नम 45, नहीं कटेगा। अब क्या आगे बढ़ सकता है चीजें? 5 से कट गया, 3 से कटेगा क्या? कोशिश करो। अरे जरूरी नहीं कि 5 आ गया तो 3 नहीं आएगा, अभी हमने बताया अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, इसमें एक लाइन लिखा हुआ था ना, 5 के बाद 3 भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। एक बार काट के देखो ना, कोशिश करते हैं। 3 से काट के देखो, 3 तिया 9 होता, 3 दूनी 6, 7 8 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, कट गया भाई, कट गया। देखो 3 नाम 27, 3 एकम 3, कट गया भाई। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कट गया। और कुछ से कट सकता है क्या? और कुछ से कट सकता है? 7 से कटेगा क्या? हाँ, 7 से कटेगा। देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कट गया। अब 13 किससे कटेगा? ये तो बहुत सिंपल एक प्राइम नंबर है ना। तो आपने फैक्टर्स निकाला है, आई एम राइटिंग दिस फैक्टर। आपको दिख रहा है 2 2 2 कितना बार है रे भाई? 1 2 3 बार। यहां पर एक बार दिख रहा है, 4 बार। तो अलग अलग करके लिखने से बेटर है एक ही बार लिख लो तुम, 2 टू द पावर 4। और क्या है यहाँ पे? 3 हमको दिख रहा है कितना बार? एक ही बार दिख रहा। और क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा। और क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा। क्या आप
5 भी है, सॉरी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। ये नंबर्स आपने पाया और आप यहां देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सारे प्राइम नंबर्स है। यस और नो? मतलब दुनिया के कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है? आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से मिलेंगे। सर 2 to the power 4 है, अरे 4 बार 2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता, वो सारे प्राइम नंबर से तो है। गॉट इट? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिख रहा है, चलिए स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ते हैं। मैंने मिटा दिया, आप लोग लिखे होंगे। लिख रहा था इसमें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका प्रोडक्ट? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया ना, ये यूनिक है, किसी और के साथ मैच नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप अगर कोई भी नंबर इसमें मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दीजिएगा ना, तो वो नंबर बदल जाएगा। आपको भी पता है, सिंपल एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नंबर ही बदल जाएगा। तो ये यूनिक होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है इसका फैक्टर। आगे बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये बात तो अभी ही समझा दिए कि आगे पीछे आ सकता है। जैसे फैक्टराइजेशन आपने किया था, 2 2 आया था, फिर 5 आ गया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। 2 कैसे आया था यहाँ पे? यार मैंने गलती से लिखा यहाँ पे 2, ये 3 था, गलती से 2 लिखा गया है भाई। समझे कि नहीं समझे? इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। 2 to the power 3 है और 3 to the power 2 है और 5 है, 7 है और ठीक है, ये गलती से जो है यहाँ लिखा गया था वो 273 2 से जाएगा क्या कभी? ये सिंपल बेसिक बात है, लिखते समय जो है फ्लेच हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरा उस स्टेटमेंट को भी क्लियरिफाई करते हैं हम। लिख रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। लिख रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a natural number कोई नेचुरल नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो दुनिया का कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगा? प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही आएगा। तो लिख रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। चलिए ठीक है, इज यूनिक। आगे लिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। एक्सेप्ट फॉर दी क्या लिख रहा है? ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अरे कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं ना, इस चीज को समझने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? एनी नेचुरल नंबर, कोई एक बड़ा सा नेचुरल नंबर ले लेते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर नहीं था जो लिए थे आप? ये भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो इसका भी एग्जांपल यही ले लेते हैं आप समझने के लिए। क्या कह रहा है? देखिए, दी प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये जो फैक्टराइजेशन किया प्राइम नंबर ही आया, तो इसी को हम बोल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। हमने तो वही भी बताया, ये नंबर के अलावा और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर ही नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। देखिए जो ऑर्डर आया है वो आगे पीछे आया, 2 आया, फिर 5 आ गया, फिर आपका 3 आया, फिर 7 आ गया। तो ऑर्डर मेंटेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब जो पहला बात लिखा हुआ था उसी को शॉर्ट करके ये बात लिखा हुआ है, और कुछ नया बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम नंबर 1 आपका एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे। क्लियर? तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंसीडर द नंबर 4 to the power n। आपको एक नंबर कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, और वो नंबर क्या है? आपको नंबर दिया गया है 4 to the power n, ये एक नंबर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सवाल। एग्जाम में 4 to the power n ही आएगा जरूरी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझ लीजिएगा, तो कोई भी नंबर आए आप बना लीजिएगा। पर कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहां पर जो नंबर है, ठीक है, ये जो n आपको दिख रहा है ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये है आपका नेचुरल नंबर।
और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है सर? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसा चलता जाएगा। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर n हो सकता है। आगे पढ़ते हैं सवाल को क्या कह रहा है। ओके, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या कोई वैल्यू n का ऐसा पॉसिबल है जिसको लिखने के बाद ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो भी हो लास्ट में क्या आए? 0 आए, एंड्स विद 0। क्लियर है कि नहीं? सवाल समझ में आया? बोला कि क्या n का वैल्यू डाला जाए इनमें से। ये जो n का वैल्यू है क्या है? नेचुरल नंबर है, और कोई भी नेचुरल नंबर डाल के चेक कीजिए क्या लास्ट में 0 आ रहा है। चलिए 1 डाल के चेक कीजिए। 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आ रहा है भाई? 0 आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ से देख, वैसे आपको आंसर समझ में आ गया सर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर इसमें डालिए लास्ट में 0 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? अगर 0 आना है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर में एक चीज जरूर आएगा। अभी आपने ध्यान दिया होगा, जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो क्या था रे? 3 2 क्या था? 3 2 7 6 0। देखो लास्ट में क्या है कि नहीं? क्या इसका प्राइम फैक्टर में एक ठो 5 था कि नहीं था? याद रखिएगा, प्राइम फैक्टर में एक 5 जरूर आएगा अगर लास्ट में क्या है? 0 है। तो यही चेक कर लीजिए इसमें कि क्या कोई प्राइम फैक्टर 0 हो सकता है। अरे बाबू 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 पे पावर क्या है? n है। यहां पे कोई 5 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर 5 नहीं दिख रहा है तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको लैंग्वेज में हम जरा लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? पॉसिबल नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? 4 टू द पावर n जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर 2n भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या जैसे अभी लिखे थे 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 पे पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर से आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इन दोनों केस में ही आप देख पा रहे होंगे कि इसका कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। मतलब अगर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 0 से इंड होता है, एनी नंबर ends with 0 should be divisible by 5। अरे भाई कोई संख्या अगर 0 से खत्म हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं? 10 0 से खत्म हो रहा है, 5 से डिविजिबल है। 20 0 से खत्म हो रहा है, 5 से डिविजिबल है। 30 एनी नंबर अगर 0 पे इंड हो रहा है, ये डिविजिबल है कि नहीं 5 से? है ना? इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब उसका एक प्राइम फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए। सो दैट नंबर should have a prime factor 5। एक प्राइम फैक्टर तो इसका क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, नहीं है। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। आपको दिख रहा प्राइम फैक्टर क्या है? 4 टू द पावर n का 2 इज 2। सो क्या लिखेंगे? देयर इज नो वैल्यू ऑफ स्मॉल n। बोला था ना कि n का क्या वैल्यू रखे हम, तो कोई वैल्यू नहीं रख सकते, कोई फायदा नहीं है रख के, क्योंकि 0 नहीं आएगा। तो हम वही लिखने हैं। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n दैट गिव्स
या फिर इस तरह से लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू n नहीं है, n का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसे लिखे ना। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n दैट गिव्स द नंबर, दैट गिव्स द नंबर, कौन सा नंबर, 4 टू द पावर एंड्स विथ 0। ठीक है कि नहीं? अपना लैंग्वेज बना करके हमने लिख दिया ये चीज। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है? ये बातें समझना बहुत जरूरी था। ये आपको अलग से एक एग्जांपल दिया जो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 0 से खत्म था, 5 एक प्राइम फैक्टर उसका था। क्लियर है कि नहीं? इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, वो एग्जाम्पल नंबर 2 से आ जाएगा आपका एनसीईआरटी का। क्लियर है कि नहीं? उसमें हम एलसीएम, एचसीएफ ये सब निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप पुराने क्लासेस में, पहले के क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ वहां से कंक्लूजन लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर वीडियोस को देखिएगा तो आपको फायदा होगा। किसी एक वीडियो को देख करके स्किप कर दीजिएगा, नो प्रॉफिट। थैंक यू।